नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अंकित कुमार मिश्रा। और अभी हम और आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक, जिसका शीर्षक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, भाग 1। देखिए, तो मैं कोई टीचर नहीं हूँ। मैं आपके साथ में ही पढ़ने वाला एक विद्यार्थी हूँ। तो मैं विद्यार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक पढ़ाई होती है, मैं उसके हिसाब से पढ़ने जा रहा हूँ। और साथ में आप भी पढ़ेंगे और समझेंगे। और यह एक सामान्य तरीके से पढ़ने का एक दो जो तरीका होता है कि पहले हम किताबों को पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरी बार रीडिंग होती है, तीसरी बार हम लोग नोट्स बनाते हैं। तो उस हिसाब से मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग चलते हैं अपने किताब की ओर। शीर्षक आप लोगों ने देख लिया है, जिससे आपको पता रहे कि आप पढ़ने क्या वाले हैं। और आते हैं अपने कंटेंट्स में कि हम लोग जो पहला अध्याय है उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। और आप लोग देख लीजिए कि 2023-24 की एनसीईआरटी है, और जो नई वाली आ गई है जिसमें सब कुछ एक सम्मिलित रूप से दे दिया गया है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये अलग अलग वाली भी पढ़नी आवश्यक इसलिए है कि मटेरियल इनमें ज़्यादा है। चलिए हम लोग अपने कंटेंट्स की ओर आते हैं कि इसमें दिया क्या क्या किया गया है, कि हम लोग अध्याय वाइज पढ़ेंगे क्या। तो एक बार देख लेते हैं। पहले तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है, भारत के संविधान, उसका जो उद्देशिका कहलाती है, उसको हम लोग हर क्लास के शुरुआत में, हर कक्षा के शुरुआत में, यानी जो एनसीईआरटी की जो किताब शुरू हुआ करेगी उसमें हम लोग एक बार पढ़ा ज़रूर करेंगे। पढ़ने का उद्देश्य ये नहीं है कि हमें रटना है, यह कि अगर कई बार ये चीज़ें हमारे सामने से निकलेंगी तो शायद हमें कुछ चीज़ें एकदम से याद में रहें, दिमाग में रहें। चलिए पढ़ते हैं। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। थोड़ी सी डिटेल इसमें नीचे दी गई है, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3 जनवरी 1977 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया गया है। क्या प्रतिस्थापित किया गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और दूसरा क्या दिया गया है? उसी 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 की धारा 2 के द्वारा, यानी 3 जनवरी 1977 में राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रतिस्थापित किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कंटेंट्स में और क्या दिया गया है। किताब कैसे इस्तेमाल करें, एक प्रकार से इसमें चीज़ें दी गई हैं। तो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन किस तरह से अलग है, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। क्योंकि एनसीईआरटी की कोई भी लाइन, कोई भी पेज व्यर्थ तो नहीं है, ये आप सबको अच्छे से पता है। एक बार पढ़ लेते हैं कि किताब हमारे लिए क्या कहती है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन क्यों जरूरी है। जिन सदस्यों ने राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की रूपरेखा को तैयार किया, उनका विचार था कि नागरिक शास्त्र विषय एक खास औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ विषय है और इसलिए इसे बदलने की ज़रूरत है। पाठचर्या की समिति के सदस्यों ने यह भी पहचाना कि नागरिक शास्त्र अभी तक केवल सरकारी संस्थाओं और कार्यक्रमों के विवरण देने पर ही केंद्रित था। यह विषय इस तरह से लिखा जाना चाहिए जिसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण समाहित हो। इस समझ के तहत एक नया विषय उभरा, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन।
नए विषय ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को शामिल कर अपने दायरे का विस्तार किया। तो इसमें एक सीधी सी बात दी गई है कि नागरिक शास्त्र विषय जो नाम से था वो औपनिवेशिक अतीत से पनपा हुआ विषय है। यानी प्राचीन जमाने में जो एक शासनकाल हमारे ऊपर शासित हुआ था, अंग्रेज़ों का रहा हो, बाकी चीज़ों का रहा हो, तो उससे मिलता जुलता था। और उसमें केवल सरकारी संस्थाओं की जानकारी एवं कार्यक्रम का विवरण ही दिया गया था, उसी पर वो पूरी चीज़ें केंद्रित रहती थीं। लेकिन यह आवश्यकता हुई कि हमें किताबों को इस तरह से लिखना है कि जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो उन्हें पढ़ने वाले लोग हैं, वो अपने आप से रिलेट कर पाएँ, अपने सामाजिक जीवन से इन चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। तो इसलिए इन किताबों का शीर्षक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन नाम से दिया गया। इस नए विषय में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इन सभी जीवन को समझने के लिए विभिन्न पहलुओं को दिया गया और इनको शामिल कर दिया गया और इस दायरे को विस्तार दे दिया गया। तो जिससे पढ़ने वाले व्यक्ति की जो समझदारी है वो सिर्फ सरकारी संस्थाओं के कार्यक्रम एवं नाम बस को याद रखने की नहीं हो गई, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन इन सबको भी जोड़ने की हो गई। अब सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन किस तरह से अलग है, इस किताब में एक अलग तरह की सोच अपनाई गई है जिसे हमने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें 3 तत्वों का सम्मिश्रण है। बच्चे ठोस अनुभवों के माध्यम से अच्छी तरह से सीखते हैं। इस विचार को केंद्र में रखते हुए यह प्रयास किया गया है कि संस्थाओं या प्रक्रियाओं पर चर्चा काल्पनिक वृत्तांतों अथवा केस स्टडी या उन अभ्यासों के आधार पर की जाए जो बच्चों के अपने अनुभवों से जुड़े हों। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी टॉपिक या कोई भी मुद्दा अगर समझाया जाता है और उसे एक काल्पनिक दृष्टांत या काल्पनिक विषय वस्तु के माध्यम से समझा दिया जाए तो पढ़ने वाले लोग अपने आप से उसे रिलेट कर लेते हैं। तो अगर वो अपने आप से रिलेट कर लेंगे तो उन्हें लगेगा कि ये घटना उनके आसपास हुई है, और जो घटना हमारे आसपास हुई होती है अगर उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं या समझते हैं तो वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है और अच्छे से समझ भी आती है। तो इसमें सिर्फ इतनी सी बात बताई गई है। और दूसरी बात, अवधारणाओं का बच्चों से इस रूप में परिचय करवाना ताकि उनकी समझ बने, ना कि वे तथ्यों एवं सूचनाओं तक सीमित रह जाएं। इसके लिए जो तरीके अपनाए गए हैं वे हैं सूचनाओं की कटौती, पाठ और अभ्यास में बच्चों को ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करें, परिभाषाएं कम से कम रखी गई हैं। इसमें ये कहा गया है कि हम केवल पढ़ने वाले व्यक्ति को सूचना रटा नहीं देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उन्हें केवल तथ्य सूचना बस ना मिले, उन्हें ये तरीके दिए जाएं कि बच्चे उनको सोचें, समझें और परिभाषाएं बस रटकर वो यहाँ से ना चले जाएं। इसलिए परिभाषाएं कम दी गई हैं, सूचनाएं कम दी गई हैं, उनकी सोच और समझ को विकसित करने के उदाहरण दिए गए हैं। तो हम लोग मैक्सिमम एनसीईआरटी बड़ी परीक्षाओं के आधार पर पढ़ते हैं। तो कई बार ऐसा हो, अगर फैक्ट हम लोगों को पढ़ना तो फैक्ट की कितनी बुकें आती हैं, कितनी किताबें आती हैं, तो उन बुक से हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मेंस जैसे प्रश्नों में लिखना है जहाँ पे हमारी समझ पूछी जाती है तो उन समझ को विकसित करने के लिए हमें परिभाषाएं रट लेने से काम नहीं चलता। अगर वहाँ पर कोई एक उदाहरण दिया गया है तो उस उदाहरण से हम लोग क्या सीखेंगे, कैसे समझेंगे और उसका उत्तर कैसे देंगे, मायने ये रखता है। फैक्ट तो कोई परीक्षा प्रीलिम्स में पूछ सकती है, लेकिन अगर मेंस में आपको लिखना है तो फैक्ट से काम नहीं चलने वाला है। बस सिर्फ इतना सा इसमें कहा गया है। तो अगली लाइन पर हम लोग आते हैं। बच्चे सामाजिक और पारिवारिक संरचनाओं से गहरे रूप से जुड़े हुए होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह प्रयास किया है कि विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए आदर्श एवं यथार्थ में संतुलन बना रहे। तो पढ़ने वाले सबके लिए है कि सामाजिक एवं पारिवारिक संरचनाओं से सब लोग जुड़े होते हैं। तो उस आधार पर इन्होंने चर्चा की है कि हमें क्या
रियलिटी है और क्या हमें किसी दूसरे से सीखना है, इन दोनों को कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अब बच्चे बाहर के तमाम अनुभवों को लेकर कक्षा में आते हैं। इस किताब के विषयों पर जिस तरह से चर्चा की गई है वह बच्चों की समझ को उभारती है और उन्हें अपनी समझ की पड़ताल करने व उसे टटोलने के अवसर देती है। किताब में यथार्थ को दर्शाया गया है। इसके साथ यह वर्णन किया गया है कि हम आदर्श स्थिति की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। उन आदर्शों पर बल दिया गया है जो संविधान में निहित मूल्यों पर आधारित हैं। इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए लोगों ने जो संघर्ष किए हैं उन पर उनको भी आधार बनाया गया है। यह किताब 4 इकाइयों में बटी हुई है जो विभिन्न अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हैं। विविधता, सरकार, स्थानीय सरकार, प्रशासन एवं आजीविका। प्रत्येक इकाई में एक से अधिक पाठ हैं जो इन अवधारणाओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वही चीज़ें कि हमें उदाहरणों के साथ, पारिवारिक माहौल के साथ हमारी जो समझ है कि हम अपनी अनुभव को अपने हिसाब से लेकर आते हैं, तो अगर हमें उन अनुभवों के आधार पर सीखने का मौका मिलेगा, किसी पाठ को समझने का मौका मिलेगा, किसी समझ की जानकारी हमें मिलेगी, तो हम उसको अपने समझ के हिसाब से पड़ताल करेंगे और हमारी सोच अलग विकसित होगी। अगर किसी पेपर में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो हमारी समझ के आधार पर उसका उत्तर एग्जामिनर मांगता है, ये नहीं कि हम फैक्ट ही वहाँ पर लिख दें। तो कहने का सिर्फ तात्पर्य यहाँ पर यही है। आइए अब इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो हम लोग इसमें तो शायद उदाहरण दिए गए हैं हर पाठ की शुरुआत में कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक लेते हैं एक बार हम लोग इसमें ऐसा अपने काम के लिए। इसमें तो चीज़ें बताई गई हैं कि हमें पढ़ना कैसे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे तो वो देख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत ऐसी हमको लग नहीं रही है। हाँ, जेंडर की समान संवेदनशीलता, इसमें एक चीज़ दी गई है कि इस किताब में बच्चों को संबोधित करते हुए कई पाठों में केवल स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है। यानी जैसे अब आके देखिए, क्या ऐसी कोई विद्यार्थी हैं, ऐसी कोई साथी हैं जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हों। इसे आमतौर पर लिखा जाएगा, क्या ऐसा कोई साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता हो। यहाँ साथी में लड़के लड़कियाँ दोनों शामिल माने जाते हैं, परंतु उसके पहले के शब्द ऐसा और क्रियावाची दिखता है, ऐसा लगता है मानो केवल लड़कों की बात हो रही है। इसमें ये एनसीईआरटी कह रही है कि हम हमेशा से पुस्तकों में ये मान के चलते हैं कि पाठक लड़का है। तो एनसीईआरटी ने थोड़ा सा प्रयास किया है कि लड़कियों को भी इंक्लूड करें, कि हम कुछ पाठों में ऐसा कहें कि लड़कियां भी पढ़ रही हैं और लड़के भी पढ़ रहे हैं। अभी तक केवल ऐसा माना जाता था कि केवल लड़के पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ते तो लड़कियां भी पढ़ती हैं। तो इस चीज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए, और इसमें जो जो चीज़ें दी गई हैं, हाँ, हम लोग एक बार पाठ को देख लेते हैं कि इसमें पाठ कौन कौन से हैं। तो पहली इकाई है विविधता। विविधता में 2 पाठ हैं, विविधता की समझ, और दूसरा पाठ है विविधता एवं भेदभाव। दूसरी इकाई आती है जिसमें सरकार है, और इसमें एक पाठ है सरकार क्या है। और तीसरी इकाई आती है स्थानीय सरकार और प्रशासन, और इसमें 3 पाठ हैं, पंचायती राज, गांव का प्रशासन और नगर प्रशासन। और इकाई 4 आती है जिसमें आजीविकाएं करके नाम है उसका। इसमें 2 पाठ हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका और शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो चलिए, हम लोगों का यहाँ से यह शुरुआत हो जाती है इस पहले लेसन, मतलब पहले एक प्रकार से कहें कई कुछ पन्नों से, जिसमें हम लोगों ने समझा कि हम लोग पढ़ेंगे क्या और कैसे पढ़ेंगे, उसका महत्व क्या है। तो एक बार हम लोग किताब के अंदर चलते हैं। हाँ, जो चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आपको रिपीट ये होंगी कि जैसे भारत का संविधान है, भाग 4 में नागरिकों के मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है कि ये हमारे काम आएगा। कई बार नागरिकों के मूल कर्तव्य भी पूछ लिए जाते हैं, तो हमें पता होने चाहिए। तो ये अगर बार बार रिपीट होते रहेंगे तो हमें इनडायरेक्टली याद हो जाएंगे, हमारा रिवीजन भी होता रहेगा। और ऐसा कोई नुकसानदेह वाली चीज़ तो है नहीं कि अगर हम इसको बार बार पढ़ लेंगे तो हमें नुकसान करेगी। तो एक बार अगर आ रही है तो रिपीट कर लेने में कोई ऐसा कुछ जाता नहीं है। चलिए, तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। भारत का संविधान भाग 4 का नागरिकों के मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का वह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है,
स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें एवं उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5वां, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। 6वां, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। और अपना आ जाता है 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्ध की नई ऊंचाइयों को छू सके। और यदि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये हमारे 11 मूल कर्तव्य हो गए। तो इनको हम लोगों ने पढ़ा। अब आते हैं अपने पुस्तक के पहले पाठ की ओर, जो कि है पहली इकाई, और इस इकाई में दिया गया है विविधता नाम से शीर्षक। पाठ की शुरुआती पंक्तियों में देखिए, जो हम लोगों ने वहाँ से पढ़ के आया कि लड़कियों को संबोधित किया गया है, तो इसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं, बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, अब आते हैं हम लोग अपने पहले पाठ की ओर। पहला सेंटेंस, आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। ये हम लोग चित्र देख सकते हैं, ये बच्चों के आधार पर बताया गया है। क्या आप इन 3 जो चित्र हैं, क्या तीनों चित्र एक जैसे हैं, या जो आप यहाँ पर चित्र बनाएंगे तो क्या आपका चित्र इन तीनों चित्र जैसा है, या हो सकता है आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। तो अब इसमें समझाना क्या चाह रही है एनसीईआरटी, उसको हम लोग समझते हैं सरल तरीके से। पहले इसकी लाइनें पढ़ लेते हैं। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, क्या कोई ऐसे साथी हैं जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हों। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होती हैं। वे केवल अलग अलग दिखते हैं, वो बल्कि अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। अब इसमें चित्र से उदाहरण हम लोगों को दिया गया था, तो अब उसको हम लोग समझते हैं कि एनसीईआरटी कहना क्या चाह रही है। उदाहरण के तौर पे अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट दिया जाए और कहा जाए कि आप इस पर लेख लिखिए, तो आप सब लोग 10 लाइन आपको कहा जाए लिखने के लिए, तो अगर 100 लोगों को कहा जाएगा या 4 लोगों को कहा जाएगा, उदाहरण है मान लीजिए 5 लोगों को कहा जाएगा, तो 5 लोग उसी टॉपिक पे 10 लाइन लिखेंगे, लेकिन सब के टॉपिक मैक्सिमम अलग अलग होंगे। ना कहिए कोई लाइन समान होगी, लेकिन मैक्सिमम लाइनें अलग अलग होगी। अब ये क्यों? टॉपिक तो सबको एक दिया गया है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारे सोचने का तरीका दूसरे से अलग है, दूसरे का तरीका हमसे अलग है, इसी तरह बाकियों का तरीका एक दूसरे से अलग है। जिस तरह हम
इसमें चित्र का उदाहरण दिया गया है कि आप अगर अपना कोई चित्र बनाएंगे तो आपका चित्र एक ही व्यक्ति का बनाएंगे, लेकिन आप दूसरे तरीके से बनाएंगे, दूसरा व्यक्ति दूसरे तरीके से बनाएगा, तीसरा व्यक्ति भी दूसरे तरीके से बनाएगा। तो 5 चित्र बनेंगे, 5 लाइनें लिखी जाएंगी, तो सब अलग अलग तरीके से लिखी जाएंगी। हम इंसान एक हैं, लेकिन हमारे चित्रकारी का तरीका अलग है। तो ये उसी तरह जैसे हमारे रूप रंग अलग हैं, खान पान अलग हैं, ये सब भी जैसे भिन्न होते हैं, ये कहने का मतलब इसमें दिया गया है। अब इसमें एक खाली स्थान दिया गया है। ये हम लोग जब इस NCERT सॉल्यूशंस पढ़ेंगे उसमें हम लोग इनको ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे काम की चीज़ें हैं। तो चलिए इनको याद रखिएगा, खाली स्थान मिला था, और आगे हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं। अब पाठ में आते हैं। इसमें लिखा है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। इसमें जो वो दिए गए हैं खाली स्थान के, बाहर जाते समय मैं क्या पहनना पसंद करूँगी, मैं घर में क्या बात करती हूँ, मेरा पसंदीदा खेल क्या है, मुझे कौन सी किताबें पढ़ना पसंद है, ये उसमें उत्तर देना है। तो अब अगर हम टीचर से सहायता से यह पता करें कि आप में से जो लोगों ने जवाब दिया है, ये बच्चों के लिए एक टास्क था, लेकिन हम लोग इसको समझते हैं अपने तरीके से। पहले पढ़ लेते हैं किताब को कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसा साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आप जैसी किताबें पढ़ना पसंद होगी? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। तो दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई एक कहानी पढ़ते हैं हम लोग और इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन पहले हम लोग इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। इसमें सिर्फ इतना कहा गया था कि NCERT में कुछ खाली स्थान दिए गए थे और उसमें ये कहा गया था कि आप उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अगर 5 लोग यह उत्तर अपने अपने तरीके से देंगे, जैसे हम लोग उदाहरण ले लेते हैं कि 5 लड़के हैं, 1 2 3 4 5। तो पहला व्यक्ति जवाब देता है कि बाहर जाते समय मैं लाल कपड़ा पहनना पसंद करती हूँ। ठीक, दूसरा वही जवाब दूसरा देता है कि मैं घर में कम बात करती हूँ। तीसरा, मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है, मुझे कॉमिक के बारे में या कहानी के बारे में या किसी, ये मान लीजिए कि भूगोल के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है। ये पहले व्यक्ति का जवाब है। अब दूसरा व्यक्ति भी जवाब देगा कि मैं बाहर जाते समय पीले रंग का कपड़ा पहनता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सब अलग अलग जवाब दें, लेकिन यह भी ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक जैसा जवाब दें। अगर 5 लोग जवाब देंगे तो पाँचों के जवाब मैक्सिमम अलग अलग होंगे, और संभावना यह भी है कि कुछ जवाब, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को पसंदीदा खेल क्रिकेट है तो दूसरे का भी क्रिकेट होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो घर में एक कम बात करता है तो दूसरा कम बात करता हो सकता है वो ज़्यादा बात करता हो, लेकिन पसंद उसे भी क्रिकेट होगा। मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना सा इसमें कहा गया है कि सबकी पसंद, सबके सोचने का तरीका, सबके बोलने का तरीका, सबके खेलने का तरीका ज़्यादातर अलग होता है। यही है विविधता। अब इसमें उदाहरण दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें कहानी दी गई है कि मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया। मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता तो वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे हुए भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? मैंने कहा बिल्कुल। मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा, क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब क्या आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट यानी विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट? उसने पूछा।
अब जो कि स्कूल कभी नहीं गया, उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू ही किया था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया ये आपका अखबार, अब बताइए कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई सी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? उसने कहा, कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, जब मैं इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। उसने कहा, पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ। बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में बाकी चीज़ें डूब गई। अगले दिन, मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए न मेरा नाम पूछा, आपका नाम? ये तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई, मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ी हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। अब यहाँ पे एक डब्बा दिया गया है जिसमें चीज़ें लिखी गई हैं कि समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। ये पोयली सेनगुप्ता की कहानी द लाइट्स चेंज पर आधारित है। अब हम लोगों ने जो कहानी पढ़ी है उसके आधार पर इसमें विश्लेषण किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि कहानी सबको समझ में आ गई होगी। एकदम सामान्य सी कहानी थी। अगर कठिन कहानी होती तो मैं उसको रिपीट करता, उसे समझाने का प्रयास करता, लेकिन कहानी एकदम सरल थी। तो उसके बारे में जो विश्लेषण किया गया है उसको हम लोग सरलता से समझ सकते हैं। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ समीर 1 हिंदू है और समीर 2 मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। शब्दों पे गौर करिएगा, मैं इसको फिर रिपीट करूँगा। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये विभिन्नताएं या भिन्नताएं वीरता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे।
उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला था। आपने संभवतः अपने इलाकों में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। अब गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे वे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आप जाति के कुम्हार होती हैं और आप बस वहीं की बन सकती हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इसे गैर बराबरी पैदा हो गई। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे एक डिब्बा और दिया गया है, उसमें उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर एक और समीर दो दोनों मनाते हों। क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती हैं जब आपने उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग हो? इसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए। एक और इसमें दिया गया है कि समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं, कुछ नहीं जा पाते? इस पर चर्चा करें। अब हम लोग आते हैं कि आखिर इस कहानी के माध्यम से हमें सिखाया क्या गया या कि सिखाना क्या चाहते थे। देखिए, इसमें एक चीज़ दी गई है कि समीर एक और समीर दो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। उनका खान पान अलग है, पहनावा अलग है, धर्म अलग है, भाषा अलग है, उनकी पृष्ठभूमि भी अलग है। वो अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। जैसे समीर एक पढ़ चुका था, दूसरा नहीं पढ़ा था, लेकिन दोनों के बीच मित्रता हुई क्योंकि दोनों मित्रता करना चाहते थे। महत्वपूर्ण शब्द याद रखिएगा कि दोनों मित्रता करना चाहते थे। उनके बीच कितनी भी असमानता है, लेकिन वो अगर मित्रता करना चाहते हैं तो उनके बीच मित्रता हुई। आज के परिवेश में कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों के बीच बहुत सी समानता होती है, लेकिन वो मित्र नहीं बन पाते हैं, एक समान नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो मित्रता नहीं करना चाहते थे। अब आगे आते हैं कि दोनों में से एक को स्कूल जाने का मौका मिला, दूसरे को मौका नहीं मिला। और एक हिंदी बोलता है, एक अंग्रेजी हिंदी दोनों बोलता है। तो उन लोगों की बात इसलिए हो पाई क्योंकि दोनों बात करना चाहते थे। ऐसा भी हो सकता था ना कि समीर एक और समीर दो, एक हिंदी बोल रहा है, एक हिंदी इंग्लिश बोल रहा है, तो कह देता कि नहीं तुम हिंदी वाले हो, मैं तुमसे बात क्यों करूं। लेकिन वो दोनों बात करना चाहते थे, इसलिए दोनों में बात हो पाई। अब ये तो हो गई विविधता में हमारी थोड़ी सी समझ। अब एक और आती है असमानता, जो कि विविधता का रूप नहीं है, ये गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब ये है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है, न पैसे हैं, न ज़मीन है। जैसे समीर एक दो में हम लोग देख लेते हैं कि एक व्यक्ति के पास अवसर ही नहीं है, न उसके पास पैसे हैं, तो उसको अखबार बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरे समीर के पास पैसे हैं, वो पढ़ लिख लिया, उसके पास अवसर था पढ़ने लिखने का। अब हो सकता है वह दूसरा काम करता हो और अच्छा काम करता हो, जो कि पढ़ाई लिखाई के दम पर उसे मिला हो। तो ये दोनों में गैर बराबरी है। अब कहने का मतलब ये है कि गैर बराबरी आई क्या, आई क्यों? असमानता के कारण। अब असमानता क्यों आई, इसको समझते हैं कि इस व्यवस्था में लोगों को अलग अलग जातियों में बांटा गया था। जैसे कोई निम्न जाति का, कोई उच्च जाति का। तो अगर कोई व्यक्ति निम्न जाति में पैदा हो गया तो उसे
बदला नहीं जा सका। अगर कोई व्यक्ति कुम्हार के घर में पैदा हो गया तो वह कुम्हार ही कहलाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। और ऐसा होता भी है मैक्सिमम। आप अगर किसी जाति में पैदा हो गए तो आप उस जाति को किसी भी हाल में नहीं बदल सकते। तो इससे समानता कैसे हुई? अगर कुम्हार के घर पैदा हो गया है बच्चा तो उसको ये पता है, उसको ये बताया गया बचपन से कि तुम केवल मिट्टी का काम करोगे। तो जब उसको ये पता है कि हमको जीवन भर मिट्टी का ही काम करना है तो वो पढ़ेगा क्यों? वो टेक्निकल चीज़ें क्यों सीखेगा? वो बाकी चीज़ें क्यों सीखेगा जो पढ़ाई की चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें हैं? क्योंकि उसको तो मिट्टी में ही रहना है। तो इस तरह धीरे धीरे करके हमारे बीच में गैर बराबरी पैदा हो गई। अब इसको डिटेल से एनसीईआरटी बाद में बताएगी, उस लोग हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, अगले टॉपिक पे आते हैं। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे, थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। अब आपको सूची बनाना है कि भारत के अलग अलग प्रांतों में कौन कौन से व्यंजन खाए जाते हैं। आपने कौन कौन से व्यंजन खाए हैं कहीं अगर आप गए हैं तो। और अपनी मातृभाषा के अलावा आपको उन भाषाओं की सूची बनानी है जिनके बारे में आप कुछ हल्के फुल्के शब्द जानती हैं। अब आपको शायद तरह तरह की जानवर, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगलों में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती की, वो लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृतांत पढ़े और प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूलों और दोस्तों की मधुर यादों से निकालकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी हैं या पढ़ी हैं उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को एक ऐसी जगह रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हों, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हों। ऐसी जगह रहकर वो कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे? मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार हैं जो इसी जगह पर रहते हैं। ऐसे जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिए और चित्र बनाइए। क्या आप सोचते हैं कि आप ऐसी जगह में रहने में आपको मज़ा आएगा? उन 5 चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी कमी आपको ऐसी जगह पे खलेगी। ये इसमें उदाहरण दिया गया है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि कहा क्या गया है, क्योंकि देखिए फैक्ट पढ़ना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम लोगों को समझना है। अब इसमें यह कहा गया है कि आपके जैसे कोई दोस्त है, मान लीजिए जैसे अगर आप गांव से हैं तो मान लीजिए आपके दूसरे समुदाय के व्यक्ति कम दोस्त होंगे क्योंकि समुदाय बहुत कम बटे होते हैं, लेकिन जाति के लोग तो मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप शहर में पढ़ रहे हैं तो आपको विभिन्न जाति के लोग मिलेंगे, विभिन्न तरह के लोग मिलेंगे, विभिन्न समुदाय के लोग मिलेंगे। तो अगर आपकी उनसे मित्रता है तो आप उनके साथ कभी ना कभी उनका व्यंजन खाएंगे, वो कभी टिफिन में आपको खिलाएंगे। अगर आप उनके घर गए तो आपको उनके घर का परिवेश देखने को मिलेगा जो आपसे भिन्न होगा। उनके अलग अलग खेल होंगे, उनके अलग अलग कपड़े होंगे, उनके अलग अलग त्यौहार होंगे, उनकी अलग अलग भाषा होगी। तो जैसे अगर आप हम उदाहरण मान लीजिए कि मैं रीवा से हूँ, तो रीवा में कोई व्यक्ति रह रहा है, उसके पापा यहाँ पोस्टेड हैं, लेकिन वो है कहाँ का? कलकत्ता का, तो बंगाली बोलता है। और मैं रीवा का हूँ तो मैं बघेली बोलता हूँ, और मेरे व्यंजन अलग हैं और बंगाल में वाले व्यक्ति के व्यंजन अलग हैं। उसके कपड़े पहनने का तरीका अलग है। ठीक है, स्कूल में एक जैसा ड्रेस पहन के आता, लेकिन घर में उसके पापा मम्मी के पहनने का तरीका, कपड़े अलग है। भोजन उनके अलग हैं, उनके भोजनों को दूसरा कुछ कहा भी जाता है, उनके त्यौहार दूसरे हैं। तो इस विविधता में हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों को फ़ायदा क्या है?
देखिए, इसमें अगर आप केवल बघेली के हैं, रीवा बस के होते तो आप केवल रीवा के बन के रह जाते। लेकिन आपका साथी अगर बंगाल का है, कलकत्ता का है, तो आप उसकी भी भाषा सीखने का आपको मौका मिल रहा है, उसके रहन सहन का भी आपको अनुभव मिल रहा है, और आपके माध्यम से कलकत्ता वाले को भी रीवा का मिल रहा है अनुभव। तो इस विविधता में हमें एक बड़ी चीज़ ये मिल रही है कि हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, दूसरी अन्य चीज़ें भी हमें सीखने को मिल रही हैं। विविधता की यही खासियत है। सिर्फ इतना सा इसमें कहा गया है, और एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है कि जैसे आप कहानी पढ़ते हैं, बहुत से कहानीकार होते हैं कि कई तरह की कहानियाँ लिखते हैं। कोई वीर गाथाओं पर लिखता है, कोई कॉमेडी लिखता है, कोई ये मान लीजिए कि रोचक कहानियाँ लिखता है, कोई भूत प्रेतों की कहानियाँ लिखता है, कोई राजा रानी की कहानियाँ लिखता है। सबके अलग अलग अनुभव हैं, सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं। लेकिन अगर उन्हीं कहानीकारों को, उन्हीं रचनाकारों को एक ऐसी जगह रखा जाए जहाँ केवल लिमिटेड चीज़ें हों, जैसे एक ही घर हो, एक ही तरह के जानवर हों, तो क्या वो पांचों लोग उनसे अलग अलग कहानियाँ बना पाएंगे? ये इसमें हम लोगों को सोचने का दिया गया है। लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत लिखता हूँ, तो मैं अगर उदाहरण दूँ, तो अगर उन लोगों ने पहले कभी परिवेश इस तरह का पाया हो कि जो अलग रहा हो, तो वो लोग अलग कहानियाँ इन चीज़ों से भी लिख पाएंगे। जैसे अगर किसी को मनोरंजक कहानियाँ लिखना है तो हिरण और अगर सांप इसमें बताया गया है, तो हिरण और सांप की कहानी लिख देगा मज़ेदार अंदाज में। किसी को अगर सस्पेंस लिखने का शौक़ है, उसने सस्पेंस पढ़ा होगा कभी, तो वो सस्पेंस लिख देगा। लेकिन अगर बचपन से वो लोग यहीं पर रह गए हैं, तो मैक्सिमम विचार उनके एक जैसे बनेंगे, क्योंकि उन्होंने इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं। जैसे आप अगर बचपन में कोई चीज़ देख के जाएंगे और फिर बाहर रहेंगे, तो आपको बचपन की याद रहेगी, वो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पाएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति है जिसने बचपन से वही चीज़ें देखी हैं, तो वो केवल उसी में एक, कहते हैं ना कि बाहर निकलना चाहिए हमें, तो बाकी चीज़ों का भी हमें ज्ञान हो। सिर्फ इतना ही कहने का मतलब है कि अगर आप एक जगह रह जाएंगे तो आपकी जो मानसिकता है एक जैसी हो जाएगी। अगर आप कई लोगों से मिलेंगे तो कई तरीके से हो जाएंगे। चलिए, अब हम आते हैं अपनी किताब के पृष्ठों पर कि और एनसीईआरटी क्या कह रही है। भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। इसमें कुछ एक वो दिया गया है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि इसमें भरना है, वो बच्चों का काम था। लेकिन हम लोग जब इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो इसको भी पढ़ लेंगे। अब एनसीईआरटी ये कह रही है कि भारत में कई धर्म के लोग हैं, कई जाति के लोग हैं, जो अलग अलग भोजन करते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो कर तो वो वही रहे हैं। भोजन करना ही कहलाएगा, कपड़े पहनना ही कहलाएगा, पूजा करना ही कहलाएगा। हाँ, उनके तरीके अलग हो सकते हैं, उनके नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन कर तो काम वही रहे हैं। उदाहरण के तौर पे कोई एनसीईआरटी पढ़ रहा है, कोई कहानी पढ़ रहा है, कोई गणित पढ़ रहा है, लेकिन उदाहरण आप देखेंगे, कंक्लूजन उसका देखेंगे तो कर तो वो पढ़ाई ही रहा ना, काम तो पढ़ना ही माना जाएगा। तो बस इतना इसमें से सार है इसका। तो हम विविधता को कैसे समझें? करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़े या ऊंट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थीं। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे।
लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे, कुछ चीज़ों में पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उसमें भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे, बल्कि जिस तरह का इस काम को करेंगे अलग कहलाएंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी अनाज उगाते हैं, वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उनके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। अब एक टास्क दिया गया कि एटलस में भारत का नक्शा देखिए, उसमें ढूंढिए कि ये दोनों क्षेत्र लद्दाख और केरल कहाँ हैं। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशे को कैसे प्रभावित करती हैं, उसकी सूची बनाइए। अब इस पैराग्राफ को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। देखिए, कोई व्यक्ति कुछ व्यक्ति कहीं किसी जगह पर रहते हैं, लेकिन वहाँ पे सूखा हो गया, अकाल हो गया, तो लंबे समय तक वहाँ पर वो ठहर नहीं पाते थे। उनकी मजबूरी थी कि उनको वहाँ पर छोड़ना पड़ेगा जब जगह, क्योंकि अगर रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे या कि जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो भोजन की तलाश में, नए नए जगह की तलाश में वो लोग उन जगह पुरानी जगहों को छोड़ देते थे। कुछ लोग काम की तलाश में निकल जाते थे, और कई जगह पुराने समय में युद्ध हो जाते थे तो लोग पलायन कर जाते थे। तो जब ये लोग नई जगह में बसते थे तो अपनी पुरानी जो चीज़ें इनके पास हैं वो तो हैं, लेकिन जब नए जगह में जाएंगे तो कुछ नई चीज़ों को भी वो सीखते थे। अगर किसी शहर में आप जाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उस शहर की चीज़ों को ना सीखें। तो आप पुरानी चीज़ों को भी अपने पास रखे हैं और नई चीज़ों को भी अपने पास रखे हैं, तो आपके पास दो तरह की चीज़ें हो गई। तो इन दोनों का मिश्रण बन गया और एक नई संस्कृति बन गई। और इसी के तरह का उदाहरण हमको दिया गया है कि हम लोगों को जिस जगह पर रहते हैं, जैसे समुद्र के किनारे रहने वाले लोग वो दूसरे तरीके से होंगे, पहाड़ में रहने वाले लोग दूसरे तरीके से होंगे। तो ये विविधता जो दी गई है, तो उसी विविधता को यहाँ पे समझाया गया है एक उदाहरण से कि एक लद्दाख और एक केरल। तो लद्दाख की फ़ोटो यहाँ पर दी गई है, देखिए। लद्दाख जो है कि ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तान का इलाका है। यहाँ पे लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। यहाँ यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ये ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करते हैं और कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, एक तरह का जो छेना होता है, व मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिससे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा।
लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों को इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब अच्छी खासी संख्या में मुसलमान यहाँ रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें पश्मीना शाल बुनती हुई औरतें दिखी हैं। अब इसमें लद्दाख दिया गया, अब केरल दिया गया। दोनों को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोनों का हम लोग एक आकलन करते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना। इसे जैसे मछली पकड़ने का जाल भी दिया गया है, चीनी जाल। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिसमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। उन्हें चीना वला कहते हैं। तलने के लिए जो लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं उन्हें चीना चट्टी कहते हैं। ये इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। और केरल में मनाया जाने वाला एक त्यौहार ओणम यहाँ पर विशेष आकर्षण है, जो कि नाव प्रतियोगिता है। अब इनका एक वो पढ़ते हैं कि क्यों दिए गए हैं दोनों को देने का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। देखिए, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति ने उनके व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र में सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं, यह हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। अब देखिए, लद्दाख और केरल की स्थिति दूसरी है। दोनों अलग अलग स्थान पर हैं भारत में, लेकिन एक तरफ मसालों की व्यापार हुआ तो लोग आए बाहर से, उनकी संस्कृतियां यहाँ आईं। एक तरफ ऊन का व्यापार हुआ तो वहाँ पे बाहर के लोग आए। तो वाजिब बिल्कुल सही है कि अगर वहाँ पे व्यापारी आ रहे हैं तो उनकी संस्कृतियाँ यहाँ आएंगी और यहाँ से जो चीज़ें ले जा रहे हैं, यहाँ वो रह रहे हैं तो यहाँ की चीज़ें वहाँ ले जाएंगे। तो धीरे धीरे दोनों का एक मिक्सअप हुआ और संस्कृतियाँ हमारी साझा हुईं। तो ये रहा केरल और लद्दाख का एक उदाहरण कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो हमारे इतिहास भूगोल पर निर्भर करती हैं। इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें, भूगोल से जुड़ी हुई चीज़ें कहीं न कहीं हमारे परिवेश को, विविधता को प्रभावित करती हैं। सिर्फ इतना सा इसमें कहा गया है और बाकी ये बातें हैं अपने अगले बिंदु पर। विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है।
जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए, अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं, इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने विभिन्न हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक हैं। अब इसमें एक गाना दिया गया है, उसको भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा, उसमें देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हिंदू मुस्लिम ने आज एक होती है, आज होली बहते हैं एक रंग में। मतलब एक एकता का प्रतीक है कि मतलब दोनों धर्म के लोगों ने, यानी कई धर्म के लोगों ने भारत को आज़ाद कराने में एकता दिखाई थी, वही उसकी मजबूती थी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम हिंदू हैं तो देश को क्यों आज़ाद कराएं, मुसलमान कराएं। मुसलमान ने नहीं कहा कि हिंदू कराएं। अब यहाँ पे एक दृश्य दिया गया है स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू। चलिए, एक गीत के बारे में दिया गया है जो इप्टा का गीत है कि गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जर्नल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेज़ों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें बहुत से लोगों की जानें गई, उसमें लोग घायल भी हुए। यह गीत उनकी शहीदों की याद में गाया जाता था या गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह एकता का वर्णन करता है अपने शब्दों में लिखिए, हमें अभ्यास दिया गया है। अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनके उत्तरों को हम लोग भी पढ़ेंगे। अभ्यास, अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इसमें से कौन से त्यौहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं? आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। लद्दाख एवं केरल की तरह भारत का कोई एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है। क्या ये ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं? कैसे? तो यह इसमें अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। अब जो प्रश्न इसमें दिए गए थे, हम लोग जैसे खाली स्थान जो हम लोगों ने बात की थी, उस खाली स्थान की चीज़ों को उसमें क्या क्या हम लोग भर सकते हैं, वो चीज़ें इसमें दी गई हैं। जैसे उसमें कहा गया था कि अपने बारे में जानकारी दीजिए, तो अपने बारे में तो मान लीजिए छात्रों को स्वयं देना है। समीर और समीर दो में कुछ अंतर लिखिए, तो अंतर जैसे हैं समीर एक और समीर दो में अंतर क्या था जो हम लोगों ने कहानी पढ़ी थी। समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, समीर दो हिंदी बोलता है। समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान है। समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर दो को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला था, वो अखबार बेचता था। ये 3 अंतर हो गए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? उत्तर, दोनों की भाषाएं अलग थी, फिर भी दोनों ने एक दूसरे से बात की क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। दोनों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग थीं। फिर भी दोनों ने दोस्ती की क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। इस प्रकार ये अंतर उन्हें
दोस्त बनने से नहीं रोक पाए। उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर 1 और समीर 2 दोनों मनाते हों। जैसे समीर 1 होली, दीपावली, दुर्गा पूजा, दशहरा, रक्षाबंधन। समीर 2 ईद, मुहर्रम, बकरीद, पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन इत्यादि। अब एक ऐसी परिस्थिति के बारे में सोचना है जो अपने उस दोस्त की जो आपसे बहुत अलग हो, तो आपको अपने से करना है, बच्चों के लिए कहा गया है। अब समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ नहीं जा पाते? इस पर चर्चा करना है। समीर 2 गरीब होने के कारण स्कूल नहीं जा पाया, इसलिए वह छोटी उम्र में ही अखबार बेचने का काम करने लगा। वह स्कूल जाना चाहता तो भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पास अवसर नहीं थे, संसाधन नहीं थे। हाँ, यह बात सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। सूची बनाइए कि आपने भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाए हैं। तो कढ़ी चावल, छोले भटूरे, इडली सांभर, डोसा, मक्का की रोटी, सरसों का साग, ढोकला, खांडवी, बड़ा सांभर, चिकन बिरयानी इत्यादि इसमें दिए गए हैं। ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपने अपने अलग प्रदेशों की चीज़ें। कुछ मातृभाषाओं के बारे में लिखा है। हाँ, आप ऐसी चीज़ें बताइए कि आप ऐसी जगह में क्या आपको रहने में मज़ा आएगा, जो उसमें एक उदाहरण दिया गया था जहाँ पे कुछ लिमिटेड चीज़ें हों। उनकी सूची बनानी है तो उसमें दिया गया कि 5 चीज़ों की कमी महसूस होगी। रंगों की कमी, खाने पीने की विभिन्न प्रकार के चीज़ों की कमी, पशु पक्षियों के प्रकारों की विविधता में कमी, खेलों की विविधता में कमी, मनोरंजन के साधनों में कमी। अब भारत के लोग विविध तरीक़ों से नीचे लिखे काम करते हैं, उसमें एक तरीका बताया गया है, 2 तरीके लिखिए। तो इसमें चीज़ें दी गई हैं, जैसे पढ़ लेते हैं। प्रार्थना, इबादत करना, ईसा मसीह के भजन गाना, आंखें बंद करके जोड़कर भगवान की मूर्ति के आगे प्रार्थना करना, एक बड़े स्थान पर पंक्तियों मौलवी की निर्देशानुसार इबादत करना, ये मुस्लिम धर्म का है। अब शादी करना, तो इसमें रिश्तेदारों और दोस्तों की उपस्थिति में वरमाला पहनाकर अग्नि के चारों ओर फेरे लेना, ये हिंदू धर्म का है। अदालत में रजिस्टर में दस्तखत करना, ये कोर्ट मैरिज है और ये ईसाई धर्म में होता है। निकाह करना, जिसमें मौलवी के पूछने पर सभी दोस्तों रिश्तेदारों के सामने लड़के लड़की द्वारा स्वीकृति दी जाती है, ये मुस्लिम धर्म का है। और पंजाब में स्त्रियों का सलवार कमीज पहनना, पश्चिम बंगाल में महिलाओं का साड़ी पहनना, मणिपुर में औरतों का फैनक पहनना, तो ये सब अलग अलग प्रदेशों की चीज़ें दी गई हैं। अब भौगोलिक स्थिति लद्दाख और केरल की दी गई है। तो जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों के में बसा एक ठंडा रेगिस्तान का इलाका लद्दाख है। भोजन यहाँ है दूध से बने पदार्थ, मक्खन, चीज़, मांस। लद्दाख के लोग ऊनी वस्त्र पहनते हैं। लोग खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलती है। ये लोग इकट्ठा करके बेचते हैं व्यापारियों को। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है कि इसके तरफ एक तरफ समुद्र, दूसरी तरफ पहाड़ी है। लोग मछली और सब्जी चावल खाते हैं। लोग सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये भूमध्य रेखा के करीब है, इसलिए यहाँ गर्मी अधिक होती है। केरल के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना था, मछली पकड़ना है। ये कविता दी गई है जो उसमें दी थी। हाँ, इसमें ये दिया गया था कि कौन सी पंक्ति में भारत की एकता प्रकट होती है। तो हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग दामन भिगो के जाना। इस पंक्ति में भारत की एकता झलकती है। अब राष्ट्रगान में हमारा जो भारत की एकता झलकती है वो क्या है? तो राष्ट्रगान में भारतीय एकता की प्रभुसत्ता की अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान को हमारे देश के विभिन्न भागों में पूरे सम्मान के साथ गाया जाता है। देश के किसी भाग में राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है तो राष्ट्रगान को सम्मानपूर्वक गाया जाता है। अभ्यास प्रश्न कुछ दिए गए थे, उनको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इसमें से कौन से त्यौहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं? त्योहारों की सूची: लोहड़ी, बुद्ध पूर्णिमा, ओणम, गांधी जयंती, गुरु नानक जयंती, गणतंत्र दिवस, गुड फ्राइडे, स्वतंत्रता दिवस, दशहरा, दीपावली, ईद, बकरीद, क्रिसमस आदि। सभी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार: गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस। आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? तो इसका उत्तर है, भारत विविधताओं का देश है। यह विभिन्न जातियों, भाषाओं, धर्मों आदि के लोग रहते हैं। खान पान, रहन सहन के ढंग
और पहनावे में भी उनमें विभिन्नता देखी जा सकती है। इस प्रकार भारत की विविध विरासत हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। हम जब विभिन्न लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे मित्रता करते हैं, उनके साथ पढ़ते हैं, काम करते हैं, तो हम उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनके पहनावे के बारे में जानते हैं और उनसे कुछ नया सीखते हैं। इस तरह भाषा, भोजन, संस्कृति का आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे एक मिश्रित संस्कृति यानी मिली जुली संस्कृति उभरती है, जिससे हमारा जीवन बेहतर बनता है। आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? भारत की खोज किताब के लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत में शासन था तो विभिन्न धर्म, भाषा, क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों को अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेजों का लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास, प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे हुए इस गाने की पंक्ति को चुनिए और आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित करिए। तो यह जलियांवाला बाग के हत्याकांड के अमृतसर में गाया गया था। गाने की पंक्ति इसमें दी गई हैं। लद्दाख, केरल का क्षेत्र चुनिए अध्ययन करने का, तो छात्रों के लिए दिया गया है। चलिए, आज का हमारा जो यह पाठ है यहीं पर समाप्त होता है। पहला पाठ, पहली इकाई का हम लोगों ने पढ़ा है विविधता का, तो उसके हम लोगों ने जो प्रश्न भी आए थे वो भी हम लोगों ने पढ़े हैं। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हम लोग अगले पाठ में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार। देखते रहिए इसी तरह और लोगों तक शेयर करते रहिए। आभार।